आज हमारा वॉल्यूम 6 जो हम मई महीने का जो करंट अफेयर्स है, वॉल्यूम 6 परफेक्शन आइज का, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक को समाप्त किया है, जिसमें से हमारा बिहार समाप्त हो चुका है। ठीक है, मई महीने के हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय किया, राष्ट्रीय के 2 वीडियो, अंतर्राष्ट्रीय के 2 वीडियो, बिहार के 2 वीडियो है। ठीक है, आज हम अर्थव्यवस्था को शुरू करेंगे और इसको भी 2 क्लास में से हम लोग अर्थव्यवस्था के सारे प्रश्नों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न जो है आपका, तो भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 18 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। ठीक है, तो भारत ने 2023-24 में कितने जीडब्ल्यू, ठीक है, कितने जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने का काम किया? तो 18 गीगावाट। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 21% की वृद्धि जो है सो दर्ज की गई है। ठीक है, जो मुख्य रूप से 12.78 गीगावाट की सौर स्थापना और 2.27 गीगावाट की पवन ऊर्जा द्वारा संचालित है। ठीक है, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में कितना था? 76.37 जीडब्ल्यू था, गीगावाट था। से बढ़कर अक्टूबर 2023 में कितना होगा? 178.98 गीगावाट हो गई। यानी कि मतलब कितनी वृद्धि देखी गई? 2 पॉइंट, ठीक है, 2.34, ठीक है, 2.34 गुना मतलब वृद्धि देखी गई। ठीक है, ध्यान में रखिए कितना था, तो ध्यान में रखना, ये 2014 की बात करेंगे तो 76.37 गीगावाट ओनली था। ठीक है, जो कि बात करेंगे 2023 में बढ़कर लगभग 9-10 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया? तो ये हो गया 178.98 गीगावाट हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और 2023-24 में रिकॉर्ड कितने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुटी है? तो ध्यान 18 गीगावाट जुड़ी है। ठीक है, कितने वृद्धि हुआ 2023 से लेकर 2014 से लेकर 2023 तक? तो वृद्धि की बात करेंगे तो 2.34 गुना आपको वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, आप देखेंगे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की बात करेंगे तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है। ठीक है, भारत की बात करें कब तक, मतलब 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है भारत, तो 2030 तक। ठीक है, कब तक रखा है? तो भारत 2030 तक भारत का लक्ष्य कितना है? तो भारत 500 गीगावाट। ठीक है, कितना है? तो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक भारत का पहुंचने का लक्ष्य है। ठीक है, इसका लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कम से कम आधा हिस्सा पूरा करने का है। ठीक है, तो भारत का लक्ष्य है, मतलब भारत का जो भी मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है 2030 तक उसको नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपने ऊर्जा को मतलब आधा हिस्सा पूरा करना। 50% हम लोग को पूरी तरीके डिपेंडेंस किस पे होने की लक्ष्य हम लोगों ने रखा है? तो नवीकरणीय पे 50%। ठीक है, 50% अनवीकरणीय पे तो हम लोग है अभी तो रहेंगे ही, लेकिन 2030 तक किसी भी तरह 50% हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पे हम लोग को क्या होना? शिफ्ट होना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो ध्यान रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है, सॉरी, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, क्या किया आरबीआई ने? तो आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ल्ड ऐप पे, ऐप का नाम क्या था? एप्लीकेशन का नाम क्या था? वर्ल्ड ऐप। ठीक है, इस पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के जवाब में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2023 में अपने बीओबी वर्ल्ड मोबाइल ऐप पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक, ठीक है, ऑन बोर्डिंग को रोक दिया। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने अब इस तरह के धोखाधड़ी से निपटने के लिए कड़े उपायों का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें साइबर सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय संस्थानों के उचित परिश्रम प्रथाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के किस एप्लीकेशन को, ठीक है, आरबीआई ने बैन कर दिया है? तो कौन सा, क्या नाम है उसका? तो वर्ल्ड ऐप। क्या नाम है उसका? वर्ल्ड ऐप। ध्यान में रखें, क्या नाम है उसका? वो वर्ल्ड ऐप इसका नाम है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलते आईएमएफ। आईएमएफ ने 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान बढ़ाया है। ठीक है, तो 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी का पूर्वानुमान बढ़ा दिया है। पहले कितना था, अभी कितना किया है, तो उस पर बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, जिसको आईएमएफ के नाम से भी संक्षेप में हम लोग जानते हैं, 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 30 आधार अंक बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। कितना कर दिया है? 6.8 कर दिया, मतलब आईएमएफ के अनुसार। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार भारत का जीडीपी का कितना रहेगा? तो 6.8 है। ठीक है, जो कि भारत सरकार जो अपना जीडीपी का कितना रखा है, तो भारत सरकार का जीडीपी का जो लक्ष्य जो है, भारत सरकार की बात कर जीडीपी बोल रहा हूँ। ठीक है, यह जीडीपी वृद्धि का अनुमान भारत सरकार का बात करें कितना? 7%। ठीक है, तो आईएमएफ का कितना है? 6.8 है। भारत सरकार कितना? 7.7% है, जो कि अभी भारत सरकार के अनुमान से आईएमएफ का अनुमान थोड़ा सा नीचे है। ठीक है,
वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए आईएमएफ की निरंतर आर्थिक प्रगति को दर्शाते हुए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.8 कर दिया था, 7.8% कर दिया है, ठीक है। तो आईएमएफ ने भारत का कितना रखा है, तो 6.8 रखा है। भारत सरकार का जीडीपी वृद्धि दर कितना है, तो 7% है, ठीक है। अब वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए, ठीक है, आईएमएफ ने निरंतर आर्थिक प्रगति को दर्शाते हुए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.8 कर दिया। 24-25 के लिए 6.8 और 23-24 के लिए कितना है, तो 7.8 है, ठीक है। आप देखें वित्त वर्ष 25-26 के लिए एडीबी ने भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया। एडीबी की कहना है 25-26 तक भारत का 25-26 जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें भारत का जीडीपी का कितना रहेगा, भारत की जीडीपी का वृद्धि दर कितना रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए 7.2% कितना रहेगा, 7.2% रहेगा, ठीक है। एडीबी के अनुसार 25-26 में भारत के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, तो ध्यान रखेंगे 7.2। एडीबी ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में इस साल भारत की वृद्धि दर 7% और अगले वर्ष 7.2% रहने का अनुमान किया। इस वर्ष कितना प्रतिशत है, तो इस पर ध्यान रखिएगा 7% है, मतलब 24-25 में 7%, क्योंकि भारत सरकार ने भी इतना ही रखा है, ठीक है। और अगले वर्ष की बात करें 25-26 में कितना, तो 25-26 में 7.2%, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। एडीबी एशियाई विकास में एडीओ, ठीक है, एडीओ क्या होता है, तो एडीओ यही है, ठीक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो एडीबी, ठीक है। क्या होता है, एडीबी की आर्थिक रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एडीओ एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है जो कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के आर्थिक और विकास के मुद्दों का मतलब क्या करती है, तो विश्लेषण करती है। अब एडीबी बैंक के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, एडीबी है क्या, तो सबसे पहले आप जानोगे एडीबी है क्या। तो एडीबी की बात करें मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न की बात एडीबी का मुख्यालय का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मुख्यालय की बात करें मनीला फिलीपींस में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, इसकी मुख्यालय की बात करेंगे मनीला फिलीपींस में, ठीक है। स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मनीला में एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी, किस फसल के लिए मनीला में अनुसंधान केंद्र बताएंगे जरा, किसके लिए है, ठीक है, किसका है, राइस का है, ठीक है, ध्यान रखें, चावल का है, ठीक है, किसका है, चावल का है, ठीक है। सदस्यता की बात करें कितने से, भारत सहित 68 सदस्य, कितने हैं, 68 सदस्य आपको एडीबी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करेंगे मासा मासा तसुगु मासा तसुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष है, ठीक है। किस प्रकार का काम करती है एडीबी, तो ध्यान रखें गतिविधियां सामाजिक और आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए ऋण देती है, तकनीकी सहायता में मदद के अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करती है, ठीक है। सबसे बड़े शेयर धारक की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। कौन है, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो एडीबी के सबसे बड़े शेयर धारक है, ठीक है। अभी अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये जापान का ही है, ठीक है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें एडीबी के सबसे बड़े शेयर धारक है। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा, तो बताओ 24-25 में एडीपी ने भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना रखा है, बताइए जल्दी से, कितना, 7.2% बताया है 24-25 में, 7% बताया है। अब 25-26 में कितना है, 7.2%, ठीक है। चलिए मूडीज के अनुसार, ठीक है, मूडीज के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% बढ़ेगी, ठीक है। मूडीज एनालिटिक्स ने 2024 में भारत के जीडीपी में 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जो पहले अनुमानित 6% से थोड़ा अधिक है, ठीक है। यह 2023 में दर्ज 7.7% से कम है, क्योंकि 2023 में 7.8% तो सबने लगाया था, लेकिन यहाँ पे 7.7% से कम है, ठीक है। 2023 में कितना था मूडीज का, 7.7% था, और 2024 में कहना है मात्र भाई साहब मात्र 6.1% ही रहेगी, ठीक है। आप देखेंगे रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के संबंध में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें भारत की हालिया उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति का हवाला दिया गया, जो दबाव कम होने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं होने के कारण 5% के आसपास है। मुद्रास्फीति भारत में कितना है, 5% के आसपास है, जो कि आई थिंक ठीक ठाक होता है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान का मुद्रास्फीति की बात करेंगे 40% है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अभी कितना भारत में 5% के आसपास, हालांकि इसको कम करके 3% के आसपास लाने की विचार चल रही, तो मुद्रास्फीति 3% से ज्यादा ठीक नहीं होता। हालांकि 5% है, मतलब अच्छा खासा मुद्रास्फीति है, मतलब लोगों के जेब पे असर पड़ेगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पे लगेगा, तो गुजरात में लगेगा, ठीक है। कौन लगा रहा है, तो अडानी ग्रुप लगा रही है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। कौन लगा रहा है, तो अडानी ग्रुप एनर्जी ने गुजरात की खाबरा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया, ठीक है। जगह का नाम ध्यान रखिए, गुजरात का कौन सा जगह है, खाबरा, ठीक है, नोट कीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है जगह का नाम, क्या है, खाबरा।
तो गुजरात के खाबरा में दुनिया के सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, खाबरा प्लांट की कुल क्षमता की बात करेंगे, कितनी होगी? 30 गीगावाट की होगी। कितनी होगी? 30 जीबी की, GWA की होगी इसकी। ठीक है, 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है। अब पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 4 गीगावाट है। ठीक है, तो बताना है सर, आपको ये बताना भारत का। ठीक है, ध्यान में रखना है, दुनिया का, सॉरी भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ पे लगने जा रहा है? तो गुजरात में लगने जा रहा है। गुजरात का कौन सा जगह पे है? गुजरात का कौन सा जगह? तो खाबरा में। ठीक है, कितने का होगा? तो 30 गीगावाट का होगा। ठीक है, 30 गीगावाट में भी दो चीज है। ठीक है, 30 गीगावाट में दो चीज है। ठीक है, एक सूर्य है। ठीक है, दूसरा की बात करें क्या? पवन ऊर्जा है। ठीक है, सूर्य से कितना परसेंट है? तो सूर्य से 26%। ठीक है, अब पवन से बात करें, पवन से कितना है? तो 4% है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4% पवन ऊर्जा से, और यहाँ पे 26% हिस्सेदारी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसे किसका नाम है? सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26% गीगावाट, जबकि पवन ऊर्जा की 4% होगी। ठीक है, सियोट्रॉन, सिट्रोन भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। ठीक है, तो सिट्रोन की क्या आती है? कार आती है। आप लोग जानते हो कि मार्केट में आपको दिख जाता होगा। कहाँ की कंपनी है? तो फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, कहाँ की है? तो फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्या बनाएगी? तो भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। ठीक है, फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोन ने, ठीक है, इंडोनेशिया में मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक C3, ठीक है, क्या नाम है? EC3 इलेक्ट्रिक वाहन की 500 इकाइयों का निर्माण, 500 इकाइयों का निर्यात करके एक मील का पत्थर साबित किया, जो ईवी निर्यात करने वाले बहुराष्ट्रीय कार निर्माता का पहला उदाहरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जिसका चलन अभी खूब चल रहा है। ठीक है, बिहार सरकार भी इसे सब्सिडी दे रही है। कितनी सब्सिडी दे रही है? अगर इलेक्ट्रिक कार आप खरीदोगे तो सब्सिडी कितनी है बिहार सरकार की तरफ से? 1,15,000। 15%। 1,15,000। हाँ सर, उसी के आसपास है, 1 लाख प्लस ही। ठीक है, फोर व्हीलर टू व्हीलर पे तो 10,000 रुपया, 1,25,000। 1,25,000 होगा 4 व्हीलर पे। ठीक है, 2 व्हीलर पे 10,000 है ना? तो कौन सी कंपनी जो भारत से, ठीक है, भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है? ठीक है, सिट्रोन बन गई, जो कि मेड इन इंडिया होगी। ठीक है, मेड इन इंडिया, इसको कहाँ पे स्थापित, कहाँ पे ले जाएगी इसको? कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया में जाकर इसको बेचेगी भारत से बनाकर। बहुत अच्छी बात है ये। एलन मस्क को समझ में नहीं आ रहा, बार बार भारत आने का टाइम निकाल के फिर आता नहीं है वो, तो उसको आते आते कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, इंडियन कंपनी, हाँ इंडियन कंपनी घुस रही है ना, देखिए ना, उसका कहानी समाप्त हो जाएगा भारत से। EC3 का निर्माण भारत फ्रांसीसी औद्योगिक सहयोग की एक ताकत है और स्वच्छ गतिशीलता के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता का भी मतलब प्रतीक है। ठीक है, तो आज जो ट्रांसलेशन में जो लिख रहे थे, तो आर्थिक वाला मुद्दा में इस करेंट के सिनारियो को डाल सकते हैं। ठीक है, मॉडल आंसर जो आप लोग लिखते हो तो उसमें देखिए करंट में क्या चल रहा है, दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है, आईआर का कौन सा मुद्दा चल रहा है, तो इस चीज को आपको डाल सकते हैं, तत्कालीन कारण है। ठीक है, इंडिया ट्रांसलेशन के लिए बहुत बढ़िया है। भारत में WTO ने लगातार 5वें और शांति से संबंधित प्रावधान लागू किए। ठीक है, तो भारत में WTO में लगातार 5वीं बार शांति से संबंधित प्रावधान क्या किया? लागू किया भारत ने। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत ने विपणन वर्ष, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर है, मार्केटिंग ईयर कह लीजिए, 2022-23 के लिए दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर से विश्व व्यापार में शांति खंड का उपयोग किया। ठीक है, देखिए WTO बोलती है सब्सिडी मत दो। ठीक है, WTO बोलती है इसे चावल पे सब्सिडी, गेहूं पे सब्सिडी मत दो। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है भारत जैसा देश, चीन जैसा देश अगर अपने किसानों को बहुत ही ज्यादा सब्सिडी देगा तो फसल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा सस्ता होगा। तो दुनिया के और देश जो कि अपने किसानों को सब्सिडी नहीं दे पाते, तो उनके साथ कैसे कम्पीट करेगा? इसीलिए सब्सिडी को देने से इनकार किया जाता है। WTO नहीं चाहती है तो गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी दे। ठीक है, 10% घरेलू समर्थन सीमा का उल्लंघन करने के बावजूद 2013 वाली मंत्रिस्तरीय की बैठक के सहमत शांति खंड प्रावधान के कारण भारत को तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, 2022-23 में भारत का चावल उत्पादन $22.8 बिलियन था, जिसमें से कुल $6.39 बिलियन की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक भारत ने सब्सिडी दे दिया? 2% अधिक सब्सिडी दे दिया, जो कि समर्थन सीमा कितनी, घरेलू समर्थन सीमा कितनी है? 10%। ठीक है, अब देखिए विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लीजिए। व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित, ठीक है, देशों के पहल पे आरंभ
किया गया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय से, जो कि पहले क्या था, पहले इसकी पूर्ववर्ती संस्था क्या थी, तो पूर्ववर्ती संस्था का नाम गैट था। गैट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में उन्नीस गैट सौ का स्थापना हुई थी, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जाकर 1994 में मार्केस समझौता होता है, 1 जनवरी 1995 को स्थापना था डब्ल्यूटीओ का, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस समझौता से संबंधित है, मार्केस समझौता से संबंधित, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कितने सदस्य देश है, 164 सदस्य देश है। अब मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय, ठीक है। कितने सदस्य देश है, 164, ठीक है। पूर्ववर्ती संस्था क्या है, गैट। गैट की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। गैट का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ होता है, ठीक है। मार्केस समझौता किससे संबंधित, डब्ल्यूटीओ से। कब हुई थी, 1994 में, ठीक है। स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ, ठीक है। भारत ने सितवे बंदरगाह समझौता सुरक्षित किया। सितवे बंदरगाह कहाँ पे है, तो म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, सितवे बंदरगाह, ध्यान रखें, म्यांमार में है। चाबहार बंदरगाह की बात है, ईरान में है, ठीक है। और एक बंदरगाह आपको श्रीलंका में है, जिसको काफी चर्चा में रहता है। कौन सा बंदरगाह है, हम्बनटोटा। हम्बनटोटा, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है। ध्यान रखें, एक एकथा पोर्ट है, एक एकथा। ये एकथा कहाँ पड़ता है, एकथा, मॉलडीव्स में होगा एक था। ठीक है, बिल्कुल, ये मॉलडीव्स में, ठीक है। भारत ने चाबहार के बाद अपनी समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए म्यांमार में सितवे बंदरगाह पे परिचालन नियंत्रण सुरक्षित कर लिया है, ठीक है। ये अपनी समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम है, ठीक है। यह बंदरगाह जहाज रानी और जर्मन मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को कालादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति भी देता है। भारत जो है कालादान प्रोजेक्ट को भी विकसित कर रहा था। कालादान प्रोजेक्ट कहाँ पे है, म्यांमार यहाँ पे में। ध्यान रखिएगा, म्यांमार में, ठीक है। कालादान क्या है, नदी है, ठीक है। सितवे बंदरगाह कालादान नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो ईरान में चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह अधिग्रहण होगा, ठीक है। भारत ने ईरान में तो चाबहार बंदरगाह का अधिग्रहण कर ही चुका है, ये दूसरा होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और श्रीलंका में भी भारत ने कुछ किया है, एक बंदरगाह का अधिग्रहण, नहीं, बंदरगाह का नहीं किया है, पोर्ट को किया है, क्या बोलते हैं उसको यार, एयरपोर्ट को किया है, ठीक है, श्रीलंका में किया है, ठीक है। भारत ने, ठीक है, भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा, ठीक है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत 2024 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा, ठीक है। मतलब हम लोग यूरिया का आयात नहीं करेंगे, ठीक है। नए उर्वरक संयंत्रों के चालू होने से स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कार्य निर्णय लिया गया, जो कि अच्छी खबर है। तो यूरिया को हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, ठीक है। बताइए यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 46% होता है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। यूरिया उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और 2022-23 में, ठीक है, 284.95 लाख टन तक पहुंच गया, ठीक है। इसके बावजूद 30% मांग अभी भी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसके प्रमुख स्रोत ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। मतलब हम लोग कहाँ से यूरिया का आयात करते हैं, तो मुख्यतः अरब देश से करते हैं, ठीक है। ओमान से, कतर से, सऊदी अरब से और संयुक्त अरब अमीरात से करते हैं 30%, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब जो है 2025 के अंत तक हम लोग क्या करेंगे, 2025 के अंत तक, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, ठीक है। अब देखिए IDFC, ठीक है, IDFC, ठीक है, HDFC नहीं है, ठीक है, IDFC है, ठीक है। फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगा है, ठीक है। किस किस पे जुर्माना लगा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि IDFC, फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे क्या लगा, जुर्माना लगा है, ठीक है। RBI ने IDFC, फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर क्या लगा है, जुर्माना लगा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की माने तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों का अनुपालन न करने के लिए 2 वित्तीय संस्था, कौन है, IDFC, फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया, ठीक है। अब देखिए RBI ने ऋण और अग्रिम, वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए IDFC, फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, ठीक है। केंद्रीय बैंक के नियमों के उल्लंघन के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस पे 49.7 लाख का जुर्माना भी लगाया, ठीक है। तो किस किस पे जुर्माना लगा है, क्या बताएंगे, तो IDFC, फर्स्ट बैंक कितने जुर्माना लगा, 1 करोड़ का। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे कितना जुर्माना, तो 49.7 लाख का जुर्माना लगा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर बैंक ने पेमार्ट इंडिया के सहयोग से वर्चुअल ATM सुविधा शुरू की है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर बैंक ने पेमार्ट इंडिया के सहयोग से कौन सा ATM शुरू किया है, वर्चुअल ATM, ठीक है, तो ध्यान, वर्चुअल ATM सुविधा किसने शुरू की थी, जम्मू और कश्मीर बैंक ने, किसके सहयोग से, तो पेमार्ट इंडिया के सहयोग से किया है, ठीक है।
बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है, J&K जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने वर्चुअल एटीएम सुविधा का अनावरण करने के लिए पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया, सहयोग किया है, ठीक है। यह अभिनव सेवा स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए, ठीक है, कार्डलेस नकदी निकासी को सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो कार्डलेस नकदी निकासी को सक्षम बनाने के लिए J&K बैंक ने किसके साथ समझौता किया, तो पेमार्ट इंडिया के सहयोग से वर्चुअल एटीएम सुविधा शुरू की है, ठीक है। ध्यान रखना है, मतलब बिना कार्ड के ही आप चाहे तो पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखना है 2029 तक अपना पहला निजी प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनाएगी, ठीक है। भारत की बात करेंगे 2029 तक अपना पहला निजी प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। इस परियोजना की देखरेख इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो एसपीआर के निर्माण और संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विशेष परियोजना वाहन भी है, ठीक है। एसपीआर का मतलब क्या, तो निजी प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम भंडार। भारत कब तक इसको बना लेगा, तो 29-30 तक बना लेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब भारत का पहला जो बनने जा रहा है एसपीआर बन रहा है, निजी प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम भंडार जो बनने जा रहा है, कहाँ पे बनने जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखना है पादुर कर्नाटक, ठीक है। पादुर कर्नाटक, और दूसरी साइट भी ओडिशा में बनाने की योजना है, ठीक है। तो पहली साइट की बात करें कहाँ पे, तो कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में, कर्नाटक के किस स्थान पे, पादुर में, ठीक है। और दूसरी की बात करेंगे, दूसरी साइड ओडिशा में बनाने की योजना चल रही है, ठीक है। तो दोनों जगह आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में, ठीक है, भारत में वर्तमान में एसपीआर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटक, मैंगलोर और पादुर है, ठीक है। तो भारत में, ठीक है, वर्तमान में एसपीआर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है, और कर्नाटक के मैंगलोर और पादुर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो जगह पे ऑलरेडी कर्नाटक में है, एक मैंगलोर में है, एक पादुर में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, और पादुर में हालांकि अभी बन ही रहा है, ठीक है। दूसरी साइड की बात करेंगे आपको ओडिशा में भी बनने जा रही है, ठीक है। तो 2029 तक अपना पहला निजी प्रबंधित, ठीक है, हालांकि निजी वाला होगा, निजी प्रबंधित सामरिक पेट्रोलियम भंडार बनने जा रहा है। कहाँ कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, पादुर कर्नाटक में, और दूसरी साइड की बात करें ओडिशा में। अभी वर्तमान में एसपीआर है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, कर्नाटक के, और पादुर में है। अब देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति, रेपो रेट 7वीं बार स्थिर रहेगी, ठीक है। तो आरबीआई अपने मौद्रिक नीति निकालती है, ठीक है, जिसमें रेपो रेट को क्या रखा है, 7वीं बार स्थिर रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति जो होती है वर्ष में कितना बार आता है, 3 4 4 बार 4 बार 6 बार आता है, आई थिंक, 2-2 महीना पे निकलता है सारी है। तो चेक कीजिए तो आरबीआई की मौद्रिक नीति 6 बार है कि 4 बार है, जरा एक बार चेक कीजिए तो आई थिंक 2-2 बार निकलता है, ठीक है। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने 5-1 के बहुमत से नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की बात करें, पॉलिसी रेपो रेट कितना है, 6.5% जो कि अपरिवर्तित है। अस्थायी जमा सुविधा की बात करें, एसडीएफ की बात करें 6.25 है, लेकिन आप रेपो रेट याद रखिएगा, ठीक है, कितनी है, 6.5 है, ठीक है। अस्थायी, ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा था 6.75, ये भी अपरिवर्तित है। बैंक दर की भी ध्यान रखें, 6.75 बैंक दर है, ठीक है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो निश्चित रिवर्स रेपो रेट की बात करें कितना है, 3.35% है, ठीक है। अब सी आर की बात करेंगे वो भी 4.5% है। एसएलआर की बात करें 18% है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना क्या है, तो पॉलिसी रेपो दर की बात करेंगे 6.5%, अस्थायी जमा सुविधा की बात, एसडीएफ की बात करेंगे तो 6.25। ओवरऑल सब कुछ क्या है, तो अपरिवर्तित है। ये कितने बार अपरिवर्तित है, तो 7वीं बार ऐसा क्या रहा है, अपरिवर्तित है, ठीक है। मौद्रिक नीति के आंसर मिला। अब चलेंगे वित्त वर्ष, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2023 कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन से अधिक पे पहुंच गया, ठीक है। तो 2023-24 में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन की बात करेंगे तो 1 बिलियन टन से मतलब क्या हो गया, अधिक पहुंच गया है, ठीक है। भारत के कोयला और लिग्नाइट उत्पादन, ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में 1 बिलियन टन से अधिक के सर्वकालीन उच्च स्तर पे मतलब क्या हो गया, पहुंच गया है, ठीक है। लिग्नाइट को कौन सा कोयला बोलते हैं, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, ठीक है, भूरा कोयला के नाम से, ठीक है। और सबसे ज्यादा लिग्नाइट किस राज्य में मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु में लिग्नाइट, दक्षिण भारतीय राज्यों में लिग्नाइट जो है सबसे अधिक मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि सबसे उच्चतम किस्म की जो कोयला होती है उसका नाम एंथ्रासाइट होता है। कितना, 2 बार बता रहे, 6 महीना पर 1 बार नहीं, मौद्रिक नीति 2 बार थोड़ी ना होगा, सही से कीजिए। केंद्रीय,
हाँ 6 बार आई थी, 2-2 महीना पे आता है, ठीक है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अनुकूल सरकारी समर्थन का पिछले 10 वर्षों में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 70% से अधिक मतलब क्या देखी गई, वृद्धि देखी गई, ठीक है। भारत में वर्तमान कोयले क्षेत्र का स्थिति के बारे में बात करते हैं तो भारत में, ठीक है, भारत के पास कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है, ठीक है। दुनिया भर में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। भारत दुनिया में कोयला का दूसरा सबसे बड़ा क्या उपभोक्ता मतलब खुद ही उसका उपयोग करता है। और ध्यान रखिएगा भारत में कोयला का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार भी है। उत्पादन की बात करेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, लगभग 70% से अधिक, ठीक है। भारत में कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, 70% से अधिक सरकारी कंपनी है। भारत के वित्त वर्ष 23-24 जनवरी 2024 तक 270.75 मिलियन टन कोयले का आयात किया, इसमें से गैर कोकिंग कोयले कुल आयात का 77% प्रभुत्व था। मतलब मुख्य रूप से हम लोग भारत से बाहर से, ठीक है, कोकिंग कोयले की बात करेंगे, गैर कोकिंग कोयले की बात करें, वो मुख्यतः हम लोग आयात पर निर्भर है। 77% हम लोग जो थे टोटल कोयला जो हम लोगों ने मंगाया 217.75 मिलियन टन कोयले का आयात किया, उसमें से गैर कोकिंग कोयला लगभग 77% था, ठीक है। बुंदेलखंडी गेहूं के किस्म को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। कौन से मतलब गेहूं के किस्म को जीआई टैग दिया गया, बुंदेलखंडी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जिसे स्थानीय रूप से कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बुंदेलखंडी गेहूं जिसको, ठीक है, जीआई टैग वर्तमान में दिया गया है, कहाँ का है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको, तो कठिया गेहूं के नाम से जानते हैं। किस गेहूं के नाम से जानते हैं, तो कठिया गेहूं के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। क्या मिला है इसको, तो जीआई टैग मिला है, ठीक है। वो प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से इसको प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, देसी गेहूं के किसी जिसे स्थानीय तौर पर कठिया गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तकनीकी रूप से ध्यान रखिए ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि ट्रिटिकम की बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। कठिया गेहूं अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जिससे इसे ड्यूरम गेहूं, दलिया, पास्ता गेहूं, ड्यूरम गेहूं मतलब दलिया, पास्ता गेहूं मतलब मैक्रोनी गेहूं, जैसे नाम से भी इनको जाना जाता है। पास्ता को क्या बोलते हैं, मैक्रोनी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश जीआई टैग हासिल करने में अग्रणी बनकर उभरा है। उल्लेखनीय रूप में 69 जीआई टैग हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जीआई टैग हासिल करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। कितने जीआई टैग हो गए इसके पास, 69 जीआई टैग हो गए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब आपके पारादीप बंदरगाह आपको कहाँ पे मिलेगा, तो उड़ीसा में आपको मिलेगा। तो पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे तो पारादीप बंदरगाह 23-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह बना है, ठीक है। तो 23-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह की बात करेंगे, कौन सा बंदरगाह बना है, तो पारादीप बंदरगाह, ठीक है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा ने 23-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडाला को भी स्थापित कर दिया। मतलब इससे पहले कौन था, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह प्राधिकरण कंडाला को भी स्थापित कर दिया। कहाँ पे पड़ता है कंडाला, तो ये भी आपको गुजरात में पड़ता है। सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है कंडाला वाला, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। किसने इसकी जगह पे ले लिया है, किसने इसे प्रतिस्थापित किया है, तो पारादीप बंदरगाह ने स्थापित किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए 10.2 मिलियन मीट्रिक टन अधिक माल संभाला, ठीक है। पारादीप बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की, कितनी है, 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए। आरबीआई की डिजिटल अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर अंकुश लगाएगा। बहुत सारा ऐप आते हैं, हम लोग भी जिस समय बहुत पहले की बात करें 4-5 साल पहले हम लोग लोन वगैरह ले लेते थे, बड़ा खराब होता था। 1000 रुपया लेने पे, ठीक है, अगला महीना में उसको 1300, 1400, 1500 तक मतलब रहता, 50-100% तक में मतलब क्या करते हैं, लोन लेते हैं। इसमें ज्यादातर जो फंस जाते हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट के जो बच्चे जो होते हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट जो होते हैं वो लोग इसमें फंस जाते हैं मेनली, ठीक है। मतलब बहुत सारे इसमें चाइनीज ऐप भी, ठीक है, क्या करते हैं, तो मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, तो मतलब 1000 रुपया दिया, अब उससे क्या करेंगे, उससे काफी 1200, 1300, 1400 रुपया तक मतलब क्या करते हैं, वसूलते हैं। तो आरबीआई इससे काफी चिंतित थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए थे, क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके, कुछ पर्सनल डाटा लेके क्या करते, लोन तो उपलब्ध करा देते हैं। कुछ लोग पे बहुत ज्यादा फाइन कर देने के बाद अगर वो लोन अगर नहीं चुका रहा तो उस पर बहुत अधिक दबाव बनाते हैं। गार्जियन को फोन कर दिया, सदस्य मतलब क्या बोल रहे, फैमिली मेंबर के अलावा जो रिलेटिव होते उनको फोन करते थे। बहुत सारा सुसाइडल केस भी आपको देखने को मिल रही थी इस कारण से। इस वजह से आरबीआई को स्टेप लेना पड़ा। आरबीआई की डिजिटल पहल, ठीक है, अवैध ऋण देने वाला ऐप्स पर अंकुश लगाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी
की स्थापना पर विचार कर रहा है, जो अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पे अंकुश लगाएगा। इसका उद्देश्य अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार का मुकाबला करना है। यह साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करेगा और डिजिटल ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों पर भी मतलब क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। ठीक है। सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण स्कोर 2.0 लॉन्च हुआ। ठीक है, सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी इंडिया। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ध्यान रखें। ठीक है, कौन सा एक्ट है? सेबी का एक्ट कौन था? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 1988 में। ठीक है, एक्ट कौन हो जाएगा? एक्ट बाद में आया था। एक्ट आया था 1992 में एक्ट होगा। नहीं, एक्ट 1992 का है ना? नहीं, ठीक है, 88 था, लेकिन उसको संवैधानिक दिया गया था 92 में। तो वही ना, एक्ट आएगा तब ना उसको संवैधानिक मिलेगा। अधिनियम आएगा, संसद अधिनियम लेके आता है ना, उसी को सेबी एक्ट कहते हैं। जब भी एक्ट कहेंगे तो समझिए उसको एक तरह से मतलब संसद से उसको मतलब क्या मिला, तो उसको मोहर मिल गया। ठीक है, हाँ ठीक है। कभी एक्ट जब भी लगा तो प्रदेश संसद के लिए अधिनियम बनाया गया, मतलब कानून बना तभी एक्ट लगा, और कानून बनाने के काम ध्यान रखे संसद के पास है। ठीक है। सेबी ने शिकायत निवारण प्रणाली का नया उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूलन संस्करण स्कोर 2.0 लॉन्च किया। क्या स्कोर 2.0 किसका है? तो सेबी का है। ठीक है, सेबी के अनुसार स्कोर 2.0 में शिकायतों के निवारण की समय सीमा घटकर 21 कैलेंडर दिन कर दी गई। मतलब 21 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पुराने स्कोर ऐप को बंद कर दिया गया और जल्द ही एक नया ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्कोर ऐप का संबंध किससे? सेबी से। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब सेबी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड होता है। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड कौन है? तो सेबी का मतलब क्या है? रेगुलेटरी एजेंसी है। ठीक है, क्या करती है? रेगुलेट करती है। ठीक है, स्थापना हुआ था 1988 में, इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय के बारे में मुंबई में है। अब माधवीपुरी बेच की बात करेंगे, माधवीपुरी बीच अभी भी यही है ना? ठीक है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है। ठीक है, पहली महिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महिला भी है। ठीक है, फर्स्ट महिला है माधवीपुरी बीच। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे, देखेंगे आगे क्या प्रश्न है, तो अभी जरा देखते हैं। मनरेगा मजदूरी दरों में 4 से 10% के वृद्धि आपको देखने को मिले। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रामीण किसान मंत्रालय ने महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना के तहत, ठीक है, मजदूरी में संशोधन की घोषणा की। ठीक है, हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के प्रतिदिन 374 रुपए की उच्चतम मजदूरी दर है। ठीक है, हरियाणा जो है सबसे अधिक मतलब मजदूरी देता है। कितना देता है? 374 रुपया। ठीक है, तो मनरेगा के मजदूर ध्यान में रखिएगा, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट कितना देना चाहती है। किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में अधिक है। लेकिन अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, उसमें संशोधन करने की घोषणा की है। 4 से लेकर 10% वृद्धि करने की बात की है। ठीक है, इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में मजदूरी दर सबसे कम है, 234 रुपया, क्योंकि गरीब राज्य है। बिहार में मजदूरी कितना है? तो 245 रुपया। बिहार में कितना मिलता है? तो 245 रुपया। ठीक है, अधिकतम किसका है? तो 374 रुपया। किसका अधिकतम? तो हरियाणा में 374 रुपया की बात करेंगे। ठीक है, सबसे अधिकतम है। ठीक है, बिहार में कितना है? 245 रुपया। 237 रुपया कौन सा राज्य देता है? तो नॉर्थ ईस्ट की राज्य की बात है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में मजदूरी दर मात्र कितना है? 234 रुपया, जो कि सबसे न्यूनतम है। हमको बिहार में ध्यान रखना है, 245 रुपया है। अधिकतम की बात करेंगे, 374 रुपया किसका है? तो हरियाणा का है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है,